ठीक है. Now second is the income method. The people of country who produce the GDP during the year. ठीक है, मतलब लोग काम करते हैं, ठीक है, वो लोग जीडीपी में एडअप करते हैं, लेकिन उन लोगों को इनकम भी तो मिलती है. करेक्ट. Thus GDP by income method is sum of all the factor incomes. आ रहा है समझ में? अगर हम लोगों को जीडीपी एज एन इनकम मेथड से कैलकुलेट करना होगा तो हम लोगों को जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जैसे कि लैंड गेट्स, रेंट, ओके, लैंड लेबर गेट्स, wages, okay, capital gets interest and entrepreneur gets profits. ओके, तो इन सब की जो ये इनकम है, जो इनकम साइड है, सब सारे के सारे फैक्टर्स की जो इनकम साइड है, दैट इज आल्सो टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल कैलकुलेटिंग द जीडीपी फ्रॉम इनकम मेथड. ओके, तो इनकम के लिए आप लोगों को क्या याद रखना है कि ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, इनको इनकम के तौर पे क्या मिल रहा है. ओके, तो उसमें हम लोग ये ऐड करेंगे, वेजेस एंड सैलरीज ऐड करेंगे, रेंट ऐड करेंगे, इंटरेस्ट ऐड करेंगे और प्रॉफिट ऐड करेंगे. ठीक है, सो इनकम मेथड. एक्सपेंडिचर मेथड में क्या होगा, अभी देखो, प्रोडक्ट मेथड ये प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से था. ओके, इनकम मेथड ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से था, और एक्सपेंडिचर मेथड ये कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से है. ओके, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर के पॉइंट ऑफ व्यू से है. ठीक है, मैं लिखा के दूंगा, डोंट वरी, लिख लेते, पहले अपन ये समझ लेते हैं, उसके बाद लिखेंगे. दिस मेथड फोकसेस ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री ड्यूरिंग 1 year. GDP by expenditure method includes consumer expenditure on services and durables and non-durable goods. C. ओके, मतलब क्या कि कंज्यूमर ने कितना एक्सपेंडिचर किया है. इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है, मतलब क्या कि जहाँ पे हम लोग बना रहे हैं, ओके, कितना हमारा एक्सपेंडिचर वहाँ पे हुआ है. प्लस गवर्नमेंट को हम लोगों ने कितना एक्सपेंडिचर दिया है, दैट इज इन फॉर्म ऑफ टैक्सेस. ओके, फोर्थ है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स. ठीक है, उसके लिए हम लोगों ने कुछ एक्सपेंडिचर किया होगा, तो वो लेस इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट किया होगा माइनस इंपोर्ट्स, दैट इज कॉल्ड एज नेट एक्सपोर्ट्स. ओके, दैट इज कॉल्ड एज अ नेट एक्सपोर्ट्स. तो दिस इज कॉल्ड एज जीडीपी कैलकुलेशन बाय एक्सपेंडिचर मेथड, कि जहां पे हम लोग कंज्यूमर पे किया हुआ एक्सपेंडिचर, ओके, पहली चीज दैट इज सी, प्लस इन्वेस्टमेंट इन द फिक्स्ड एसेट्स सच एज मशीनरी वगैरह, जो भी हमारा प्रोडक्ट में काम, जो भी प्रोडक्ट बनाने के लिए हम लोगों को एक्सपेंडिचर लगा है वो. ठीक है, जी मतलब क्या, गवर्नमेंटल एक्सपेंडिचर और एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स. ठीक है, तो इसको कैसे याद रखना है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम. ओके, कंपोनेंट्स याद रखो कि एक्सपेंडिचर मेथड में हम लोग किस चीज का एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, और उस कंपोनेंट्स को एडअप करके हम लोगों को नेट एक्सपोर्ट्स निकालने हैं. ठीक है, और फिर नेट एक्सपोर्ट्स को ऐड करके हम लोग हमारा कंट्री का जीडीपी निकालेंगे. आया समझ में? ठीक है, चलो अभी आप लोगों ने वो चार्ट लिखा हुआ है, ठीक है, चार्ट ड्रॉ किया हुआ है, उसके आगे कुछ लिखा है क्या, चार्ट के आगे, चार्ट के आगे कुछ लिखा हुआ है क्या आपने? प्रोडक्ट मेथड का लिखा है. प्रोडक्ट मेथड लिखा हुआ है. ओके, प्रोडक्ट मेथड में क्या क्या लिखा है, बहुत कुछ लिखा है कि प्रोडक्ट मेथड में मैंने ये एग्जांपल्स वगैरह लिख के दिए थे शायद से, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग. ओके, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्ट. ओके, सेकंड लिखो उसी के अंदर, बी, इनकम मेथड. ठीक है, इनकम मेथड में लिखो वेजेस एंड सैलरीज प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट. इतना ही लिखना है, सैलरीज एंड वेजेस प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट. इनकम मेथड में लिखो वेजेस एंड सैलरीज प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट. अब देखो ये पढ़ते वक्त आप लोगों को याद आना चाहिए कि ये इनकम किसकी है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की इनकम है. ओके, कि जो हम लोग रिटर्न देते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एम्प्लॉय होने के बाद में जो रिटर्न मिलता है हम लोगों को, वो ये होता है, वेजेस एंड सैलरीज, रेंट, इंटरेस्ट एंड कैपिटल प्रॉफिट्स.
थर्ड लिखो एक्सपेंडिचर मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड लिखो। सी डैश कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, सी डैश कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, उसी के अंदर एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर ही लिखो सी डैश कंज्यूमर एक्सपेंडिचर मेथड। उसके नेक्स्ट लाइन पे लिखो आई डैश इन्वेस्टमेंट इन फिक्स कैपिटल, आई डैश इन्वेस्टमेंट इन फिक्स कैपिटल। जी डैश गवर्नमेंटल एक्सपेंडिचर, उसमें फिर सब आ गया, गवर्नमेंटल एक्सपेंडिचर में भी सब आ गया, टैक्सेस आ गए, जीएसटी आ गया, ठीक है, और स्टेट लाइसेंसेस जो होते हैं वो आ गया, ठीक है, अलग अलग ड्यूटीज अगर हम लोग पे कर रहे हैं, इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, वो सब आ गया, ठीक है। फिर फोर्थ में लिखो एक्स दैट इज एक्सपोर्ट एंड एम मतलब दैट इज इंपोर्ट्स, ठीक है। सर एम का क्या है? इंपोर्ट्स, इंपोर्ट्स, एम मतलब इंपोर्ट्स। उसके नीचे ये इक्वेशन लिखो और इक्वेशन को बॉक्स बनाओ, ओके, ये इक्वेशन लिखो और इस इक्वेशन को बॉक्स बनाओ। चलो हो गया तो बताओ। यस सर। नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करो, हाँ, यस, ठीक है। ठीक है, ये था जीडीपी का ओवरव्यू। अब देखते हैं हम लोग कि जीडीपी अलग अलग कॉस्ट पे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, या फिर अलग अलग कॉस्ट पे उसका इंपॉर्टेंस क्या है, ओके। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ओके, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। देखो अभी कॉस्ट ऑफ फैक्टर क्या होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम कोई भी एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, ओके, कोई भी एक प्रोडक्ट अगर बना रहे हैं, उसमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, बराबर ना। ये प्रोडक्ट डायरेक्टली फिनिश गुड्स होता है क्या? पहले ये क्या होता है, रॉ मटेरियल होता है। क्या होता है ये, हमेशा याद रखना, ये पहले तो रॉ मटेरियल होता है, फिर इस रॉ मटेरियल को हम लोग कन्वर्ट करते हैं फिनिश गुड्स में, ओके। किस में कन्वर्ट करते हैं हम लोग इसको, फिनिश गुड्स में इसको कन्वर्ट करते हैं। तो जब हम लोग इसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं तो ये जो प्रोसीजर है इसको बोलते हैं हम लोग वैल्यू एडिशन। क्या बोलते हैं इसको, वैल्यू एडिशन बोलते हैं, क्योंकि देखो रॉ मटेरियल में हम लोग जब वैल्यू एडिशन करेंगे तब जाके ये फिनिश गुड्स में हो पाएगा, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, आप जब चाय बनाओगे, ठीक है, चाय बनाते वक्त आप लोग सीधा शुगर केन का वो जूस डालोगे क्या उसमें, नहीं। ठीक है, आप क्या डालोगे, शुगर डालोगे, करेक्ट। तो शुगर क्या है, शुगर इज अ वैल्यू एडिशन ऑफ शुगर केन, मतलब शुगर केन से के ऊपर जब वैल्यू एडिशन हुआ है, दैट इज मीन्स प्रोसेसिंग हुआ है, तो उसके बाद में क्या बनी है हमारी, शुगर ग्रैन्यूल्स बने हुए हैं। आया समझ में? सो दिस इज कॉल्ड एज अ वैल्यू एडिशन। तो जीडीपी ऑफ फैक्टर कॉस्ट मतलब क्या है, इट इज अ सम नेट वैल्यू एडेड बाय ऑल प्रोड्यूसर्स विद इन द कंट्री। और अब देखो सिर्फ एक क्या बोलते हैं, सिर्फ एक ही कंपनी शुगर प्रोड्यूस करेगी क्या, नहीं, बहुत सारी शुगर इंडस्ट्रीज हैं। तो ऐसे पूरे शुगर इंडस्ट्री मिला के, ऐसे बहुत सारे प्रोड्यूसर्स मिला के
जब फैक्टर की कॉस्टिंग निकालते कि इतने इतने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हम लोगों को लगे हैं, तो दिस इज द वैल्यू एट दैट पॉइंट इज नोन एज अ जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, इज नोन एज अ जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। आया समझ में? ठीक है, जानवी क्लास प्लीज कैन यू रीड आगे का? Yes, sir. GDP at factor cost includes, वहां से सर, हाँ, GDP at factor cost includes A, compensation of employees, that is wages, salaries, etc. B, operating surplus, which is the business profit of both incorporated and unincorporated firms. Operating surplus is equal to gross value added at factor cost minus compensation of employees minus depreciation. C, mixed income of self-employed. वेट वेट Conceptually, GDP at वेट, ठीक है। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट का मतलब ही क्या है कि पेमेंट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोड्यूसिंग द गुड्स, दैट इज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मस्ट बी इक्वल टू द फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट अ मार्केट प्राइसेस। मतलब क्या कि जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट का मतलब ये होता है कि जो फाइनल गुड्स की जो वैल्यूएशन है हमारा, ठीक है, फाइनल गुड्स का जो वैल्यूएशन है दैट शुड बी इक्वल टू द फैक्टर प्राइसेस, दैट शुड बी इक्वल टू द फैक्टर प्राइसेस। मतलब हम लोगों को जितना कॉस्ट लगा है उस गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज अ जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। ओके, द मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिफरेंट फ्रॉम द अर्निंग्स ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ओके, ऑब्वियसली जितना फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से अर्न करते हैं दैट इज डिफरेंट। ठीक है, पहले ये वाला समझ लेते हैं कि जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल्स टू नेट वैल्यू एडेड प्लस डेप्रिसिएशन। ओके, नेट वैल्यू एडेड प्लस डेप्रिसिएशन। देखो डेप्रिसिएशन हम लोग इसमें क्यों ऐड करते हैं, बिकॉज डेप्रिसिएशन इज अवर फाइनेंस कॉस्ट। कौन सा कॉस्ट है हमारा? डेप्रिसिएशन इज, हमेशा याद रखो, भले वहां पे मार्जिन पे लिख लो कि डेप्रिसिएशन मतलब क्या, फाइनेंस कॉस्ट। ठीक है, अभी देखो मैं जब भी मार्जिन पे लिखने को बोलता हूँ मतलब क्या, आपकी ये नोटबुक है, ठीक है, नोटबुक के ऊपर की जो मार्जिन होती है, ठीक है, ऊपर जो टॉप में जो ऐसा डेट वगैरह कॉलम होता है, देखो, ठीक है, तो वहां पे लिखने से ना हमको एक पावरफुल पॉइंट क्या है कि हम लोगों को वो हमेशा के लिए याद रहता है कि हाँ ऐसा ऐसा मैंने लिखा था, कुछ तो एडिशनल पॉइंट्स मैंने लिखे हुए थे यहाँ पे। ठीक है, सो हमेशा इट हेल्प्स। तो मैं मार्जिन पे जब भी लिखने को बोलता हूँ तो ऐसे मार्जिन पे लिखना है। क्या लिखोगे? डेप्रिसिएशन इज अ फाइनेंस कॉस्ट। वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैसे फाइनेंस कॉस्ट है। ठीक है, देखो डेप्रिसिएशन आप लोग क्यों चार्ज करते हो? व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज द डेफिनेशन ऑफ डेप्रिसिएशन? क्या लगता है आपको? देखो अभी हम लोग नेशनल लेवल पे पढ़ रहे हैं, तो सोचो अभी। आवाज आ रहा है क्या मेरा? Yes, sir. हाँ। अरे डेप्रिसिएशन, नालायको तुम लोग कॉमर्स के स्टूडेंट्स होना रे, डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट क्लियर नहीं है क्या तुम्हारे? सर कैलकुलेट करने का बताओ, हम लोग बताएंगे। कभी भी पता है क्या कॉमर्स में कैसे पढ़ाया जाता है कि पहले रीजन बताओ कि डेप्रिसिएशन सर हम लोग क्यों लगा रहे हैं, वो हमको पहले कंसेप्ट क्लियर होने दो। क्योंकि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना इज इजी थिंग, लेकिन डेप्रिसिएशन कैलकुलेट क्यों होता है, दिस इज कॉल्ड एज एन एडवाइस और अ प्रैक्टिकेबल थिंग। बहुत बड़ा कंसेप्ट है डेप्रिसिएशन, जो प्रैक्टिकली बहुत ही यूज एस्पेक्ट है उसके, बहुत ही बड़ा स्कोप है। ठीक है, तो देखो डेप्रिसिएशन ये फाइनेंस कॉस्ट क्यों बोला जाता है कि भाई देखो हमारे पास जो एसेट है, ठीक है, डेप्रिसिएशन क्या हम लोग रियलिटी में लेते हैं, कैश में लेते हैं क्या डेप्रिसिएशन कभी भी? मुझे एक बात बताओ, ये हम लोग कैश में लेते हैं क्या डेप्रिसिएशन? कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं क्या इसको, या फिर कैश अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं क्या? इसको हम लोग पीएनएल में रिकॉर्ड करते हैं। दिस इज अ नॉन कैश आइटम। ये आप लोगों को सिखाया होगा जो भी क्लासेस में होंगे आप लोग।
तो वहां पे आप लोगों को सिखाया गया होगा कि व्हाट आर कैश आइटम्स एंड व्हाट आर नॉन कैश आइटम्स। मैं कैश क्रेडिट की बात नहीं कर रहा हूँ, वो सिंपल है, कैश ट्रांजैक्शन क्रेडिट ट्रांजैक्शन, लेकिन कैश आइटम नॉन कैश आइटम्स क्या क्या होते हैं यार, नहीं पता तुम लोगों को, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो देखो मेरा बोलने का यही पॉइंट है कि डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश आइटम एंड आल्सो इट इज अ फाइनेंस कॉस्ट। क्यों है फाइनेंस कॉस्ट? देखो कोई भी अगर हम लोग असेट लेते हैं, करेक्ट, उसका हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल 10% पर एनम के हिसाब से, ठीक है। उसकी वैल्यू होती है 10 ईयर्स की, ओके। तो हम लोग 10 ईयर्स तक उस मशीनरी को यूज करेंगे, और जो हमारा डेप्रिसिएशन फंड क्रिएट होते जा रहा है, उस फंड को एट द एंड ऑफ द 10th ईयर हम लोग वो एसेट को रिप्लेस करके, दैट मीन्स हम लोग हमारे नए एसेट के लिए फाइनेंस जमा कर रहे हैं। एम आई वेरी मच क्लियर टू यू? पूरा समझ में आ रहा है Yes, कि तुम sir. लोगों को कि कैसे क्यों डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, ठीक है। इट इज अ फाइनेंस कॉस्ट फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड मशीनरी टू द न्यू मशीनरी और एनी न्यू फिक्स्ड एसेट, ठीक है। वो पता है डेफिनेशन क्या है उसकी दी हुई कि वियर एंड टियर, नेचुरल वियर एंड टियर, मशीन खराब हो गई, ये हो गया वो हो गया, इसके लिए डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है, खराब हो जाती है मशीनरी, ओल्ड हो जाती है, ये बचपन वाली चीजें हो गई, ठीक है। यू आर ग्रोन अप्स नाउ, सो यू शुड नो दैट व्हाई डेप्रिसिएशन इज चार्ज, ठीक है। सो देयरफॉर जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इंक्लूड्स द नेट वैल्यू एडेड, ठीक है। नेट वैल्यू एडेड मतलब क्या? बाय ऑल द प्रोड्यूसर। मैंने जो जैसे समझाया तुम लोगों को, नेट वैल्यू एडेड क्या है कि एक कंट्री में सारे के सारे प्रोड्यूसर्स आके जो वैल्यू एडिशन करते हैं, फिर वैल्यू एडिशन का मैंने तुम लोगों को एक्सप्लेनेशन बताया कि व्हाट इज वैल्यू एडिशन, ठीक है। तो ऑल नेट वैल्यू एडेड ऑफ ऑल द प्रोड्यूसर्स विद इन द कंट्री फॉर द पीरियड ऑफ 1 financial year प्लस डेप्रिसिएशन, बिकॉज डेप्रिसिएशन इज अ फाइनेंस कॉस्ट, this is called as a GDP at factor cost. This is called as a GDP at factor cost. In short to say, आप लोगों को कैसे याद रखना है इसको कि GDP at factor cost will be equal to the net value added by all the producers adding the plus depreciation, because depreciation is a finance cost. Okay, GDP at factor cost includes, ठीक है, GDP at factor cost includes the compensation of employees, that is wages, salaries, etc. ठीक है। ऑपरेटिंग सरप्लस विच इज बिजनेस प्रॉफिट ऑफ बोथ कॉर्पोरेटेड एंड इनकॉर्पोरेटेड एंटिटीज। मतलब क्या? देखो, एक होते हैं इनकॉर्पोरेशन एंटिटीज, मतलब क्या कि इनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस होंगे, जैसे कि छोटे छोटे बिजनेसेस होंगे जो सच में प्रोडक्शन करते हैं लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं है। होता है ना, बहुत बार ऐसे होता है कि जो बिजनेसेस प्रोडक्शन कर रहे हैं लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं है। तो इनकॉर्पोरेटेड और अनइनकॉर्पोरेटेड फॉर्म्स का जो प्रॉफिट्स है वो भी इंक्लूड होगा हमारे किसमें? जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में। ओके, आप लोगों को ये नहीं पूछा गया कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, आप लोगों को सिर्फ एक फैक्ट दिए हुए। मैक्रो इकोनॉमिक्स में ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्स ही होंगे रादर देन प्रूवन है। इस लेवल पे आप लोगों को मैक्रो इकोनॉमिक्स में सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स ही बताएंगे ये लोग, ठीक है। बहुत सारी चीजें मुझे भी नहीं पता होगी एंड आई एक्सेप्ट दिस, ठीक है। यस, बहुत सारी चीजें मुझे भी नहीं पता होगी। सो वी हैव टू लर्न इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स टू द फैक्ट्स, फैक्ट ओरिएंटेड। ओके, फैक्ट ओरिएंटेड हम लोगों को पढ़ना है। आया समझ में? ठीक है। सो रीडिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कल भी मैं आप लोगों को समझाया, रीडिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेल्फ रीडिंग। ओके, ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस मतलब क्या होता है? देखो, कुछ कंसेप्ट्स होते हैं कॉस्टिंग में भी, बहुत सारे कंसेप्ट्स होते हैं। ऑपरेटिंग कॉस्ट, ओके, प्रोडक्शन कॉस्ट, मार्केटिंग कॉस्ट, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, ठीक है। सो ऑपरेटिंग मतलब क्या होता है कि हम लोग, देखो, शुगर केन को हम लोगों ने प्रोसेस किया, ओके, उससे हम लोगों ने बनाई शुगर। क्या बनाई हम लोगों ने? शुगर बनाई। तो जो बेसिक एक कॉस्ट होता है ना, ठीक है, ऑपरेटिंग कॉस्ट जिसको बोलते हैं, तो ऑपरेटिंग का मतलब ये होता है कि सिर्फ और सिर्फ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का हम लोग वहां पे उसको शामिल करेंगे, मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की ही कॉस्ट हम लोग वहां पे लेंगे। आ रहा है समझ में? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की ही कॉस्ट लेंगे हम लोग, एडवर्टीजमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन, ये वाली कौन सी भी कॉस्ट नहीं लेंगे वो प्रोडक्शन की। सिर्फ हम लोग जब ऑपरेशन कर रहे हैं, ऑपरेशंस कर रहे हैं मतलब क्या? हम लोग रॉ मटेरियल्स इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है, फिर हम लोग लेबर को वेजेस दे रहे हैं, कैपिटल को हम लोगों को इंटरेस्ट मिल रहा है,
ठीक है। जो एंटरप्रेन्योर को इन सबके बाद में जब प्रॉफिट मिलता है तो वो मिलता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट मिलता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलता है। ओके। और उसमें क्या आता है? मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। ऑब्वियसली देखो, अगर हम लोगों ने सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन को छोड़ दिया, ठीक है, तो हमारा जीडीपी रियल कैसे निकल पाएगा? क्योंकि सेल्फ एम्प्लॉयड भी तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का यूज करते हैं ना। ऐसे नहीं है कि वो लोग सिर्फ बैठ गए तो उनका उनका हो गया, बिजनेस हो गया, ठीक है, ऐसे नहीं होता है। वो कुछ तो लैंड एक्वायर करेंगे, उसके लिए वो रेंट पे करेंगे। उनके अंडर अगर कोई एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं तो फिर वो उनके लिए पे सैलरीज वगैरह पे करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का जो वैल्यू होता है दैट इज एडेड इनटू द नेट वैल्यू। ओके, उसको पूरा ऐड करके जब नेट वैल्यू आता है और उसमें जब हम लोग डेप्रिसिएशन ऐड करते हैं तो तब मिलता है हम लोगों को जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। इन जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस इनडायरेक्ट टैक्सेस भी एक्चुअली है। जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस शुरू हो गया। यस, अगर सपोज हम लोगों को जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस दी हुई है, ठीक है, market price, indirect taxes are included and subsidies by the government are excluded. Therefore, in order to arrive at a GDP at factor cost, indirect taxes are subtracted and subsidies are added to the GDP at market prices. मतलब देखो, पहले हम लोग ये समझते कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है, हाँ देखो, total value of goods and services produced during the country in a year. This is calculated at market prices and is known as a GDP at market prices. Okay, मतलब क्या कि ये जो वैल्यूएशन है वो मार्केट प्राइसेस पे जब कैलकुलेट होता है, ठीक है। सारे के सारे गुड्स और सर्विसेज इमेजिन करो नेशनल लेवल पे कि सारे गुड्स एंड सर्विसेज है हमारे सामने, वो मार्केट प्राइसेस पे हम लोग उसको वैल्यू कर रहे हैं, ठीक है। वैल्यूएशन करना मतलब क्या? उसके प्राइसेस निकालना, पूरे एग्रीगेट में प्राइसेस निकालना मतलब वैल्यूएशन करना, ठीक है। एग्रीगेट में उसके प्राइसेस निकाल रहे हैं तो दिस इज कॉल्ड एज जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस। फिर अभी यहाँ पे इसको कंपेयर करो इससे कि जब हम लोग जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालते हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या लेते हैं? जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस माइनस हम लोगों ने जो इनडायरेक्ट टैक्सेस पे किए। अभी इनडायरेक्ट टैक्सेस मतलब क्या, कोई बता पाएगा? इनडायरेक्ट टैक्सेस मतलब क्या होते हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस मतलब क्या होता है? जीएसटी। Taxes which are applicable. यस, ऑन द प्रोडक्ट्स, नॉट ऑन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ओके, देखो दो टाइप के टैक्सेस होते हैं। चलो बच्चों मैं तुम लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। दो टाइप के टैक्सेस होते हैं। एक होता है कौन सा टैक्स? डायरेक्ट टैक्स। और एक होता है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, डायरेक्ट टैक्स मतलब क्या? हम लोग सीधा गवर्नमेंट को पे करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एन इनकम टैक्स, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग इनकम टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स मतलब क्या? हम लोग सीधा गवर्नमेंट को नहीं देते। देखो हम लोग डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स क्या करते हैं? इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाके इनकम टैक्स भर देते हैं, मतलब डायरेक्टली गवर्नमेंट के पॉकेट्स में जाता है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स मतलब क्या होता है कि सपोज जीएसटी है, ओके, हम लोग ये गवर्नमेंट को इनडायरेक्टली पे कर रहे हैं। हम लोग ऐसा करते हैं क्या कि चलो हम लोगों ने मोबाइल लिया तो हम लोग जीएसटी गवर्नमेंट को पे करेंगे, तेरे को नहीं पे करेंगे, ऐसा बोलते क्या मोबाइल शॉप वाले को? बोलते क्या कभी ऐसा? नहीं. नहीं बोलते हैं। हम लोग क्या करते हैं, कोई अगर सपोज छोटी सी टॉफी भी लेते हैं तो हम लोग ऑलरेडी जीएसटी पे कर रहे हैं, इनडायरेक्टली पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को। आ रहा है समझ में? सो दिस इज कॉल्ड एज अ इनडायरेक्ट टैक्सेस। ओके, सो देयरफॉर इनडायरेक्ट टैक्सेस हम लोगों ने ऑलरेडी पे किए हुए, मतलब क्या ये गवर्नमेंट के लिए क्या हो गया? रेवेन्यू ऑलरेडी जनरेट हो गया है, ठीक है। तो ये इसको माइनस करती है गवर्नमेंट, और सब्सिडीज जो दी हुई है, मतलब बेनिफिट दिए हुए है ना, तो सब्सिडीज को क्या करती है? वो ऐड करता है। तो हम लोगों को क्या मिलता है? जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। ये हो गया जीडीपी, ठीक है। अभी देखो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होगा? ये नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब क्या कि जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है। सिंपल सी बात है कि हम लोगों को अगर सपोज ये हो गया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ना,
मैंने आप लोगों को कल बताया था कि ग्रॉस परचेसेस क्या होते हैं, नेट परचेसेस क्या होते हैं, ग्रॉस सेल्स क्या होते हैं, नेट सेल्स क्या होती है। ठीक है, तो इसी तरीके से ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक क्यों बोला है, देखो उसके अंदर ही नाम में ही उसका मीनिंग पूरा छुपा हुआ है। डोमेस्टिक मतलब क्या, विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको हम लोग एडअप करके जब हम लोग डेप्रिसिएशन माइनस करते, बिकॉज एज इट इज अ फाइनेंस कॉस्ट, ठीक है, तो तब मिलता है हम लोगों को नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मैं लिख के दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, हम लोग इसको लिखेंगे भी। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब क्या, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। ओके, nominal and real GDP. Okay, when GDP is measured on the basis of current prices is called as GDP at current prices or nominal GDP. On the other hand, when the GDP is calculated on the basis of fixed prices in some year is called as GDP at constant price or real GDP. देखो इसका ना एक एग्जांपल मैं तुमको देता हूँ। फॉर एग्जांपल प्राइसेस ऑफ सॉल्ट। ओके, प्राइसेस ऑफ सॉल्ट को लेते हैं, अभी अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट है, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, प्राइसेस ऑफ सॉल्ट है और प्राइसेस ऑफ मोबाइल फोन्स है। ओके, प्राइसेस ऑफ मोबाइल फोन्स है। तो मुझे बताओ, जब हम लोग प्राइसेस ऑफ मोबाइल फोन्स कैलकुलेट करेंगे तो आज से पिछले 5 सालों के प्राइसेस कंपेयर करेंगे क्या, या फिर 5 से 5 साल पहले की प्राइसेस कंसिडरेशन में लेंगे क्या? ऑब्वियसली नहीं, हम लोग कौन सी प्राइसेस कंसिडरेशन में लेंगे, करंट मार्केट प्राइसेस कंसिडर में लेंगे। ठीक है, आ रहा है क्या समझ में? ऐसे प्रोडक्ट्स जिनकी हम लोग प्राइसेस ट्रैक करने में बहुत ही वोलेटिलिटी होती है, बहुत ही वोलाटाइल होते हैं, मतलब कि बहुत सारा चेंजेस होता है वहां पे, तो इसके लिए हम लोग उस प्रोडक्ट का क्या निकालेंगे, नॉमिनल या फिर करंट प्राइस जीडीपी निकालेंगे। ओके, करंट प्राइस। ऑन दी अदर हैंड व्हेन द जीडीपी इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ फिक्स्ड प्राइसेस इन सम ईयर्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्राइसेस ऑफ सॉल्ट कितनी बड़ी होगी, प्राइसेस ऑफ सॉल्ट आज से 5 साल पहले भी 10-11 रुपए में मिलता होगा, आज भी क्या मिल रहा है, वो 10, 11 या 12 रुपए में मिल रहा है। तो क्या हम, अगर सपोज हमारे पास सफिशिएंट डेटा अवेलेबल नहीं है, तो क्या हम रियल जीडीपी निकाल सकते हैं? ठीक है, सो जीडीपी एट अ कांस्टेंट प्राइस इस तरीके से निकलता है। ठीक है, सब लिखेंगे हम लोग, डोंट वरी, सब लिखेंगे हम लोग। नॉमिनल जीडीपी इज अ वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर एंड मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ रुपीस और मनी एट अ करंट मार्केट प्राइसेस इन कंपेयरिंग वन ईयर विद अनदर। वी आर फेस्ड विद द प्रॉब्लम दैट द रुपी इज नॉट स्टेबल मेजर ऑफ परचेसिंग पावर। देखो मैंने वही बोला ना, रुपी इज नॉट स्टेबल as a measure of purchasing power. GDP may rise a great deal in a year, not because the economy has been growing rapidly, but because of rising prices or inflation. ठीक है, देखो अभी ये भी एक एस्पेक्ट है। हमारा जीडीपी बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, 2.7% था, वो हो गया 6% या फिर 9% हो गया सपोज। ठीक है, तो जीडीपी ग्रो हुआ है, इसके रीजन बहुत हो सकते हैं ना, और एक रीजन क्या हो सकता है, इन्फ्लेशन, विच इज नॉट गुड फॉर द हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, सो नॉमिनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो हम लोग मनी टर्म्स में कैलकुलेट करते हैं, दैट इज करंट मार्केट प्राइसेस पे कैलकुलेट करते हैं, तो दैट मे नॉट बी करेक्ट। तो हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, वन और एक दूसरे ईयर से कंपेयर कर सकते हैं, पिछले साल से। ठीक है, लेकिन उसमें हम लोगों को प्रॉब्लम क्या आएगा कि हमारा जो रुपीस का वैल्यू है वो क्या होता है, चेंज हो जाता है। इंटरनेशनल लेवल पे हमारे रुपीस का वैल्यू चेंज होते रहता है। ठीक है, और जब बढ़ गया तो इन्फ्लेशन, कम हो गया तो डिफ्लेशन, विच इज बोथ द सिचुएशंस आर नॉट हेल्दी फॉर द इकोनॉमी। ठीक है, सो इनका मतलब यही है कि जीडीपी ग्रो हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि इकोनॉमी ग्रो हो रही है, लेकिन राइज इन द प्राइसेस और इन्फ्लेशन लीड्स टू द ग्रोथ ऑफ द जीडीपी। ओके, on the other hand, GDP may increase as a result of falling prices in a year, but actually it may be less as compared to the last year. In both the five cases, GDP does not show the real state of economy. Okay, कितने भी केसेस हो जाए, जीडीपी की रियल वैल्यू हम लोग नहीं निकाल सकते। To rectify the underestimation of overestimation of GDP, we need a measure that adjusts for rising and falling in prices.
This can be done by measuring the GDP at constant prices, which is called as a real GDP. To find out the real GDP, the base year is chosen when the general price level is normal, that is it is either too high nor too low. ठीक है, neither too high nor too low, the prices are set to 100 in the base year. अच्छा, आप लोगों ने इंडेक्स नंबर पढ़ा है क्या कभी ऐसे 11th में, या फिर 11th में नहीं, 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है क्या, 9th या 10th स्टैंडर्ड में इंडेक्स नंबर कि एक बेस होता है, ठीक है, वो एक बेस लेके फिर हम लोग कैलकुलेट करते हैं. 2001 में सपोज 100 है बेस, ठीक है, और जनरली यही लेते हैं कि 2001 का बेस लेते हैं 100, तो हम लोग कैलकुलेशन करते हैं कि कितना इन्फ्लेशन हुआ है, पॉइंट्स में इन्फ्लेशन होता है. पता है क्या आप लोगों को ये? एक्चुअली आपकी लेवल पे ये बिल्कुल देना नहीं चाहिए लोगों ने, ठीक है, अभी दिया हुआ है तो ठीक है. देखो, द प्राइजेस आर सेट टू 100 इन द बेस ईयर. मतलब क्या, एक बेस ईयर होता है. लेट्स टेक एन एग्जांपल, बेस ईयर 2001. ओके, बेस ईयर 2001. तो क्या करते हैं हम लोग, उसका इन्फ्लेशन रेट कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, अभी वो टेक्निकल से कि इन्फ्लेशन रेट कैलकुलेट होता है, फिर 2002 में ये 100 बेसिस पॉइंट्स 101 हो जाएंगे. ओके, 2002 में ये 105 हो सकता है अकॉर्डिंग टू द इन्फ्लेशन रेट ऑफ दैट कंट्री. ठीक है, बहुत सारे वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं मेजर करने के, इन्फ्लेशन मेजर करने के. ओके, मतलब बहुत सारे फॉर्मूलेज होते हैं. इन शॉर्ट मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जो चीज़ आप लोगों ने 2001 में खरीदी होगी, ठीक है, 2001 में कोई चीज़ अगर आप लोगों ने 100 रुपीज़ में खरीदी होगी, ठीक है, तो जरूरी है कि वही चीज़ आज आपको 100 रुपीज़ में मिलेगी? इट इज़ नॉट पॉसिबल. ठीक है, कितने में मिलेगी? लेट्स टेक एन एग्जांपल, 115 रुपीज़ में मिलेगी, 115 रुपीज़. तो क्या आप अंदाजा लगा सकते हो क्या कि कितने पॉइंट से हम लोगों का इन्फ्लेशन हुआ है? कितने पॉइंट से हमारा इन्फ्लेशन हुआ है? 15 पॉइंट से हुआ है. करेक्ट. मतलब ऐसे ही 100 हम लोग किसको कैलकुलेट करेंगे? जो हम लोगों ने सपोज कोई मशीनरी ली होगी, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने मशीनरी ली होगी 10 लाख रुपीस की 2001 में, ठीक है, तो आज 15 बेसिस पॉइंट के हिसाब से कितना होना चाहिए उसका इन्फ्लेशन? 15% से बढ़ना चाहिए ना. करेक्ट. तो इस तरीके से ये बेस ईयर लिया जाता है रियल जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए. आया समझ में? तो रियल जीडीपी क्या होता है? Yes, sir. रियल जीडीपी इज इक्वल्स टू जीडीपी फॉर द करंट ईयर मल्टीप्लाई बाय बेस ईयर अपॉन करंट ईयर्स इंडेक्स. ओके, बहुत ही सिंपल है. मतलब क्या कि जीडीपी फॉर द करंट ईयर, हम लोगों ने जीडीपी निकाल लिया कि 1 लाख का जीडीपी है. मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, 1 लाख का जीडीपी नहीं होता कभी भी, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ. 1 लाख का जीडीपी हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, मल्टीप्लाई बाय बेस ईयर. बेस ईयर का क्या था हमारा? सपोज 100 था, ठीक है, और करंट ईयर का इन्फ्लेशन कितना हुआ है? 115 हुआ ना. करेक्ट. करंट ईयर का इंडेक्स कितना है? 115. बेस ईयर का इंडेक्स कितना है? 100. मल्टीप्लाई बाय जीडीपी फॉर द करंट ईयर, तब जाके हम लोगों को क्या मिलेगा? रियल जीडीपी, या फिर जो एग्जैक्ट जीडीपी, या फिर कांस्टेंट जीडीपी मिलेगा. आया समझ में? ठीक है, तो चलो कैलकुलेट करो. आपके पास कैलसी होगा तो कैलकुलेट करो. अगर जीडीपी इस साल का जीडीपी हमारा 1 लाख है, तो रियल जीडीपी कितना आएगा? ये हो गया हमारा नॉर्मल जीडीपी. रियल जीडीपी कितना आएगा, कैसे कैलकुलेट करोगे? 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 115. ठीक है, चलो मैं ही कैलकुलेट करता हूँ. 86.95. 1 लाख ओके, सो 8695. ओके, 86956. तो हमारा जो रियल जीडीपी है वो कितना है? 86,956. आई समझ में? Yes, sir. ओके, 86,956.
6.52 समथिंग एल्स। तो ये हमारा रियल जीडीपी होगा। आया समझ में? फिर हम लोग ये जीडीपी को कैलकुलेट करेंगे कि हाँ कि हमारा पिछले साल का जीडीपी कितना था और इस साल का जीडीपी हमारा कितना है और कितने परसेंट से ग्रोथ कर रहे हैं हम लोग। आया समझ में? पक्का समझ में आ गया जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? Yes, sir. चलो लिखो, चलो अभी इसको लिखो, नाम डालो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे हम लोग। पहले फॉर्मूला ये वाला लिखो। वेट, मैं एक काम करता हूँ तो लोगों को बॉक्स बना कर देता हूँ, ठीक है? सबसे पहले लिखोगे ये वाला फॉर्मूला, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल्स टू नेट वैल्यू एडेड प्लस डेप्रिसिएशन। ओके, ये हो गया क्या? लिखो, हो गया सर। ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखो उसके अंदर, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट is equals to GDP at market prices. Okay, is equal to GDP at market prices